आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई कॉमेडियन जोक मार रहा है, अगर कंटेस्टेंट हंस रहा है और कॉमेडियन हंस रहा है शो पे, तो आपको क्या दिक्कत है? तो देखो, हमको नहीं पता कौन सा कॉमेडियन कहाँ से आया है। और दिक्कत क्या है कि ऐसा ना हो कि जोक के चक्कर में हम सामने वाले कंटेस्टेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता कौन सा कॉमेडियन कहाँ से आ रहा है, कौन सा कॉमेडियन इंटीरियर या कोई बिहार के गाँव हो सा सकता है। और जिस तरीके से हम उसके जोक्स को ले रहे हैं, कहीं उसके पेरेंट्स उसको देख के ऑकवर्ड ना हो जाए। ये जो कई बार हमारे लिए कॉमेडी होती है, हमारे पेरेंट्स के लोग कहते हैं क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम ये, हैं? दर्द फैलाने के लिए तुम साले स्टेज पे गए थे? तुमको पढ़ने लिखने के लिए हमने पैदा किया है, इसलिए नाम ऊंचा करने के लिए करा है, नाक कटाने के लिए करा है? मैं नहीं चाहता किसी भी कंटेस्टेंट के घर पे पर्सनली ऐसी दिक्कत हो। कॉमेडियन तो अपनी बकवास करके चला जाएगा कि दिस इज कॉमेडी, दिस इज आर्ट, दिस इज हाउ इज सपोज टू। वो कह देगा कि मैं इसी से ही दिखता हूँ, पर ऐसा ना हो कि उसके घर में कुछ फ्रिक्शन पैदा हो जाए और पेरेंट्स से दूरी बना दे और पेरेंट्स कह दे कि आज के बाद तू किसी रियलिटी शो में ऐसे नहीं जाएगा, या कोई कभी कोई बाहर बाहर जाके परफॉर्म नहीं करेगा, जो करना है घर पे कर, या अच्छा इसका फोन सोशल मीडिया वगैरह सब बंद करवा दिया जाए। कि हम नहीं जानते कौन कहाँ से आ रहा है, किसके घर का कैसा माहौल है, हमें नहीं पता। और किसके फैमिली डायनेमिक्स कैसे हो सकता है, किसी का बाप दारू पी के मारता हूँ उसकी माँ को बेल्ट से। तो इसीलिए हम ज़्यादातर बैक सीट लेना या सेफली करना ही समझ में आता है। पर ऑडियंस भी थोड़ी बदतमीज सी है। अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं दोगे, रिस्पेक्टफुली बात करोगे, तो आपको देखना तो क्या, थूकेंगे नहीं आपके शो पे। हाँ, लेकिन अगर आप रोस्ट करोगे, बात बात पे लाफ्टर दोगे, तो आपके शो को धड़ाम जवाब देंगे। यहाँ बिन पैंते की लोटे वाली ऑडियंस की बात हो रही है, इधर वजन उधर वजन। और फिर जस्टिफाई करते रहेंगे कि नहीं नहीं, आपके शो में बहुत ज़्यादा दम है, आपका शो बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स अ वन टाइम वॉच, और ज़बरदस्ती लोगों को लाएंगे। लेकिन देखो, टेक्निकल डिटेल्स में जाके एक ऑनेस्ट फीडबैक देना ना आपकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिसकी खुद की एक्टिंग स्किल्स को, या जिनकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनकी खुद की एक्टिंग स्किल्स को या टैलेंट स्किल्स को ऑडियंस ने तो हमेशा रिजेक्ट करा कि इसे कुछ नहीं आता। आप कह रहे हो कि वो जो जाके जज बनेंगे किसी शो में, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा यूट्यूबर जिसको आप, कॉमेडियन जिसको आप टीवी पे देखते हो परफॉर्म करते हुए, लाफ्टर शेफ वगैरह या ऐसे कोई शोज आ जाते हैं, परफॉर्म करते हुए देखते हो और आपको लगता है कि कितना क्रिंज है, कितना अनफनी है, उसको आपने जज बना दिया, तो ऑब्वियसली ही वोंट बी दैट गुड। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कुछ अच्छा लगता भी है, आप सिर्फ गलत ही बोलते रहते हैं, लगता है। खगेश शो करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, यूट्यूब पे क्यों जबरदस्ती सेलिब्रिटीज अपना पॉडकास्ट करवाते हैं? सिंगर अपना करवाएगा क्योंकि उसकी एल्बम आ रही है, सेलिब्रिटी करवाएगा क्योंकि उसका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, या तो फिल्म होगी, कोई ओटीटी पे वेब सीरीज होगी, या कोई ऐड वगैरह कर रहा होगा। और थगेश शो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कम पैसे में आपकी शो की प्रमोशन हो जाती है। खगेश बहुत अच्छा एज अ होस्ट मुझे लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि बिकॉज दोनों यूट्यूबर हैं, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट फील कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। तो एक अच्छा बॉन्ड है, एक अनबायस्ड ओपिनियन है। और पहली बात तो थगेश पैसे भी कम लेगा, काफी कम एज कम्पेयर टू कपिल शर्मा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कपिल शर्मा में तो शो में जाते हैं तो स्लॉट ही नहीं मिलता, कभी डेट ही नहीं मिलती। अब काम तो प्रमोट करना है, काम की पीआर पे तो पैसा खर्च करना है, लोगों को कैसे पता चलेगा आपने काम क्या किया? तो ऑब्वियसली सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए लोग ठगे शो मेरे को अच्छा लगता है। डोमिनोज ने भी स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ऑब्वियसली करोड़ों कमाने वाली कंपनी के लिए क्या ही होगा, ठीक है ना? तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगती है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई, शो में जाने का उसको फायदा तो हुआ, उसके फॉलोवर डबल डबल हो गए, उसकी प्राइस डबल हो गई, उसकी डिमांड काफी डबल हो गई। तो इन कारणों में आप बहुत कोई बोध पाएंगे नहीं, क्योंकि उसके जरिए आप क्या बताना चाहते हो? उसके फॉलोवर डबल हो गए क्योंकि उसने किसी फेमस बंदे को हंसा दिया, उसके सामने परफॉर्म करा और दूसरों को देखता हुआ हंसते, और आप बैठे हुए थे, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी जिसको आप फॉलो करते हो वो हंस रहा था, और आपके आसपास के लोग हंस रहे थे, उनको देख के आप हंस लिए। आप जरूरत से ज्यादा हंस लिए। अगर वैसा आप नॉर्मल सुनते तो आपको शायद इतनी हंसी नहीं होती, उसको देख के आप ज्यादा हंस लिए जरूरत से ज्यादा। क्योंकि स्टैंड अप में यही होता है, लोग ज्यादातर हूँ ही करके क्यों हंसते रहते हैं, और नीचे लोग कमेंट सेक्शन में क्यों लिखते रहते हैं कि वाह यार मजा आ गया? कमेंट सेक्शन में लोग क्यों लिखते रहते हैं? एक कुछ लोग तो लिखते हैं वाह यार मजा आ गया, और कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, इसमें इसमें हंसने वाली क्या बात थी? वो हंसने वाली बात थी नहीं। उसमें दिक्कत क्या है कि आपके आसपास लोग हंस रहे हैं, तो लाफ्टर इज कंटेजियस, तो आपको भी हंसी आ जाती है। तो उस चीज से बचना पड़ता है। आप क्यों हंस रहे? क्योंकि आपका सिर, आप तो इसलिए हंस रहे थे ना दहाड़े मार मार के, क्योंकि आपके आसपास के लोग हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे, तो आप भी हंस रहे थे। अब आप जिस सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो वो भी हंस रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप दहाड़े मार मार के और इंजॉय करेंगे। लेकिन सिंपल मेरा लॉजिक और फंडा कुछ और है। मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे उसके फॉलोअर डबल हो गए, तो उसके फॉलोअर डबल किस लिए हुए? वो जितने जजेस हैं उनके स्टारडम की वजह से हुए, वो उसके टैलेंट की वजह से नहीं हुए। तो यही चीज मुझे दुख देती है। फॉलोअर डबल हो गए, देखो 5 से 6 मिनट की अप्रिसिएशन किसी भी इंसान को जस्टिफाई नहीं कर सकती। फॉलोअर उसके डबल हो गए, लेकिन पर देखो, फरहाना भट्ट के फॉलोअर 40,000 थे बिग बॉस पे जब उसने पहले दिन गई थी, अब उसके 3.7 मिलियन समथिंग है। तो ऑब्वियसली
सलमान खान, इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी रेटिंग, तो उसको पेडेस्ट्रियल दिया गया, ठीक है ना। अब उस बंदे के अंदर टैलेंट है, तो वैसे ही उसके जितने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाले बंदे के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसके वैसे ही इतने फॉलोवर हो जाने चाहिए थे। लेकिन हम लोग भी साले एज अ ऑडियंस इतने बेशरम है, हम फॉलो नहीं करते, बार बार उसकी रील देखते रहते हैं, और हम लोग इतने बेशरम भी हैं। और दिक्कत क्या है कि ऐसे 100 रियलिटी शो बनते रहेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा, ये याद भी नहीं रहेगा आपको उस बंदे की पॉपुलैरिटी का, ऐसा ना हो कि उससे एक वीडियो तक ही सीमित रहे। इंडियन आइडल के सीजन 1 का विनर कौन था सबको, अभिजीत सावंत, कितने लोगों को याद है? एक को भी नहीं याद होगा। क्योंकि इन शोज को बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, रियलिटी शोज को उनको टैलेंट के लिए नहीं देखा जाता, एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, सेकंड नंबर पर टैलेंट होता है, ठीक है ना। तो आदमी बहुत अच्छा गा रहा है, ठीक है, आप, फिर दूसरा शो आ जाता है, फिर दूसरा सीजन आ जाता है शो का, फिर लोग उस बंदे को भूल जाते हैं। सीजन 10 बिग बॉस का विनर कौन था, अभी बताओ, याद भी नहीं होगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में उस बंदे को कोई नुकसान हो। ये होना चाहिए कि उसकी पीआर पे, उसकी मार्केटिंग पे अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहिए, और उसको कोई कुछ एफर्ट मारने चाहिए। शो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप ऐसे शो वगैरह जीत लेते हैं तो आपको 2-4 शो मिल जाते हैं, पर यार शो तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी या मिमिक्री आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे दिक्कत ये है कि प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट कर दिया जानबूझ के। 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 रुपये रिकॉर्डिंग का, फिर किसी बंदे को लेकर के आओ, वो आपको सोर्सिंग करवाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें जानबूझ के करी जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल है, देन पीपल हैव टू रियल, देन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नीड टू रिलाई ऑन दैट रियलिटी शो। तुम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना है, तुम लेटेंट या किसी शो में आते हो, तुमको लगता है मैं बम्बई आ जाऊंगा, समय रैना से मिल लूंगा और मैं शो कर लूंगा और बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाएगा। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई चूतिया कंटेस्टेंट किसी यूट्यूब वाले शो में आ रहा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसको टीआरपी के लिए मेकर से रखा है, भले टीवी पे हो या यूट्यूब पे हो। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 सेकंड की अपेयरेंस से उस बंदे को वो फायदा हो भी रहा है क्या? उसके फॉलोअर डबल हो गए, 10 गुना बढ़ गए, फायदा तो हो रहा है? नहीं, फॉलोअर उसके उतने ही, उसके फॉलोअर उतने नहीं होने चाहिए थे, उसके 20 गुना होने चाहिए थे। 10 10 गुना पहले फॉलोअर उसके बहुत पहले हो जाने चाहिए था, क्योंकि अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल था, तो उसको पहले ही वो प्लेटफॉर्म एज ऑडियंस हमको देना चाहिए था। तो वो कोई एहसान नहीं किया आपने किसी के ऊपर, वो एज अ ऑडियंस तुम्हारा फेलियर है। शायद उसके फॉलोअर भी इतने ज़्यादा मिलियंस में, या डबल ट्रिपल, या उसका प्राइस भी डबल इसीलिए हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली उसने आपके फेवरेट सेलिब्रिटी या किसी बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी को हंसाया, उसके सामने परफॉर्म करा। तो ये, हाँ, और कोई रीज़न नहीं है, उसका टैलेंट मेन रीज़न नहीं है, टैलेंट सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे जो रीज़न है वो मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई सेलिब्रिटीज़ के फॉलोअर भी तो देख लो ना आप, कितने होते हैं? 60 मिलियन फॉलोवर, 62 मिलियन फॉलोवर। अब उसके सामने आप फॉलो करोगे तो उसके फैंस अगर आपको फॉलो करेंगे, हो सकता है उसमें से आधे से ज़्यादा खरीदे भी हों, पर 30 मिलियन लोगों में से अगर 2-3% भी आपको फॉलो करने लगा, आपकी तो चांदी हो जाएगी। तो सेलिब्रिटी का स्टारडम, सेलिब्रिटीज को स्टार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बगल में जब आप भी रहोगे ना, ये, तो आप भी चमकोगे। स्टार क्या है? जिसकी खुद की लाइट होती है, समझ गए? देखो, कॉमेडियन का काम है स्टेज पे फनी होना, और उससे देखना पड़ेगा कि क्या उस मेंटल स्टेट में है भी या नहीं, कि वो जोक्स ले सके अपने ऊपर या नहीं। अगर वो स्टेट नहीं है तो जितना मर्जी, तो फिर फायदा नहीं है। कॉमेडियन कहेगा मुझे अपना काम करना है, ये करना है, और तुम कॉमेडी को इतना ज़्यादा महंगा कर दो, या तुम कॉमेडी को, कॉमेडियन बनने का प्रोसेस इतना टफ कर दो कि कोई आर्टिस्ट डिपेंडेंट हो जाए इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट दिखाने के लिए, या फिर ओपन माइक्स में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दो, ये बोल दिया कि रेंट है, ये है, वो है, कि आर्टिस्ट के पास कोई ऑप्शन ना रहे कि दूर से वो ट्रैवल करके किसी टैलेंट शो में आकर के सेलिब्रिटीज़ के बीच में परफॉर्म करके फेम पाए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगती है। ओपन माइक्स को अफोर्डेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा, और उसको हमेशा उसी रेंज पे रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलें कि ऐसा ना हो कि आप जाएँ और कॉमेडियन बने और आप कुछ करने कहें कि मेरे को ओपन माइक करना, कह देंगे ज़्यादा नहीं, खाली 15,000 दे दीजिए, तो फिर मैं थोड़ा हिल जाता हूँ। क्योंकि यार, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ें। छोटे छोटे गांव कस्बों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो बच्चे आ नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मेरा दिमाग वहाँ जा रहा है थोड़ा। क्या यूट्यूबर हाइप क्रिएट करते हैं? ऑब्वियसली हाइप क्रिएट करते हैं यार, कैसे नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली पीआर यूट्यूबर्स को, शो की पीआर वाली यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करती है कि हम आपको पैसे दे देंगे, आप शो की हाइप क्रिएट कर दो या उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दो। ये कैसे हो सकता है कि आप जानते हो बिग बॉस क्या है? इंडिया का हर एक आदमी जानता है बिग बॉस क्या है, उसमें किस तरीके का कंटेंट आता है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की बातें वहाँ करते हैं, लेकिन बार बार
18 साल से वो एक ही वीडियो बनाया जा रहा है बिग बॉस के रिलीज होने से पहले। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस शो। मैंने कहा एक्साइटेड क्या हो, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है शो में? बिग बॉस हो या कोई भी ऐसा शो हो, बिग बॉस है, लॉकअप है, अलायंस है, तो 50 है, ऐसा कोई भी शो जो झगड़े के लिए फेमस है, सबसे पहले वो उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए खुद से वीडियो बनाता है और कहता है मैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड। फिर वीडियो बना देगा कि ये फलाना ढिमकाना शो इस कलेशी प्रो मैक्स ऐसे करके बना देगा। अरे भाई, जब सीजन 1 कलेशी प्रो मैक्स था, सीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 सब होंगे, सारे कलेशी प्रो मैक्स होंगे, तो उसमें कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं कि कलेशी प्रो मैक्स को आप अवॉइड कर देंगे। आप ही ने तो हाइप क्रिएट करी, आप ही ने तो अपने सब्सक्राइबर को बोला कि जाके वो शो देखो। अब बहुत सारे लोग वो वीडियो देख के शो भी देखने जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में आपने कलेश डालने का काम किया, पैसे मिल गए ऑब्वियसली। वरना कैसे हो सकता है किसी इंसान के वीडियो पे कम से कम 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है आप घर चला लोगे अपना? कम से कम 15-20 ऐसे वीडियो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कौन से दिल्ली के एरिया में हो ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली पैसे चाहिए, और हर चीज़ को जस्टिफाई कर दो बोल के घर भी तो चलाना है, फैमिली को भी तो सपोर्ट करना है। स्टेज ज़रूरी है, मंच बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप मंच पे जाके परफॉर्म करते हैं और आप ऑनलाइन उन चीज़ों का वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक वाइडर ऑडियंस तक जा रहे हैं, क्योंकि तब आप आम आम लोगों तक जा रहे हैं जो शायद आपको जानते भी नहीं। सोशल मीडिया पे ऐसा होगा, किसी ने आपका कंटेंट देखा, 30 सेकेंड ठीक लगा तो फॉलो कर लिया, नहीं लगा तो नहीं कर लिया। स्टेज में जो आपको जानता नहीं, जो आपका हेटर है, जो आपका नॉन फॉलोअर है, उसको फॉलोअर बनाने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम स्टेज को महंगा कर दोगे या स्टेज पे किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लगातार टफ करते जाओगे, देन यू विल बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ शोज ऑब्वियसली। तो फिर फायदा होगा नहीं कोई, बिकॉज थोड़ा तो टाइम लगता ही है। या फिर आप मजबूर हो जाओगे टीवी सीरियल में उल्टे सीधे में सास बहू वाले में काम करना, फिर यूट्यूबर लोग ही आपका मजाक उड़ाएंगे। और ज़रूरी नहीं है शो यूट्यूब पे हो, कोई टैलेंट शो भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अफोर्डेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते किसी आदमी ने 14 साल गाली खाई, 14 साल धक्के खाने के बाद उसने किसी सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करा, तो उसके फॉलोअर डबल हो गए, उसके प्राइस डबल हो गए, तो सारी जिंदगी और डबल रहेंगे। ये 14 साल जो उसने नहीं कमाया, उसको उस 14 साल के लिए कंपनसेट करना है। 14 साल की भरपाई करने में वो क्या आने वाले 14 सालों में वो 14 साल की भरपाई कर पाएगा वो? अभी तो प्राइस डबल चल रहे हैं, पर क्या इन द लॉन्ग एंड क्या वो जो पैसे उसने गवा दिए, जो पैसे भुखमरी के जो दिन थे, उनको कंपनसेट करने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि उसको फिर अपनी ज़िंदगी के बाकी ज़िंदगी अपना बुढ़ापा सिक्योर करना पड़ेगा, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहेंगे अब हम झाँक के थोड़ी देखेंगे उसका अकाउंट में, मैं जानता हूँ झाँक के आप नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी 14 साल एक झटके में या 2-3 शो से 14 साल, उन दोनों में ना कोई बहुत फ़र्क होता है। ऐसा होना चाहिए कि या तो फिर वो सेल्स ही जाकिर खान के लेवल की कर दे, वो अलग बात है, बट ऐसा ना हो कि लोगों को भी हम बाकी रियलिटी शो वालों की तरह ही भूल जाए। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दूसरी, जो हर एक इंसान हमेशा इन कॉमेडी शोज में इग्नोर कर देता है, कॉमेडी शोज की डिमांड, भले वो स्टैंड अप्स हो या कॉमेडी, वो इसलिए हो वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? पहले के टाइम पे जब हमारे बाप दादा अपनी जवानी में 90s में, जब मेरे पिताजी मेरी उम्र के थे और जब उनका टीनेज चल रहा था, या 80s में जब भी मतलब हुआ था, तब कैसेट आती थी, तो कैसेट सुनते थे, कॉमेडी की कैसेट भी आती थी, गुरप्रीत गुग्गी अपनी कैसेट डाल दी, जॉनी लीवर ने अपनी कैसेट डाल दी, तो वो आदमी सुन के हंस लेता था। दिक्कत क्या है कि मेरे दादू हो चुके हैं 84 के, 84-85 सब के हो चुके हैं, 1940s में पैदा हुए थे, मुझे साल याद नहीं है, हाँ 1942 में है, तो उनकी उम्र आप लगा सकते हैं। वो हेयरिंग एड के बिना उनको कुछ सुनाई नहीं देता, उनको हम घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते, उनका पेट है सेंसिटिव, तो बाहर का खाना वो खा नहीं सकते। आप कॉमेडी शो में चले जाओ, 2 दिन वो पनीर खा जाते हैं, उनका पेट बैठ जाता है, पेट खराब होना, चक्कर, उल्टी, और वो थोड़े ज़्यादा ही, और एयरफोर्स वाले हैं ना, तो ऑब्वियसली समझा करो थोड़े कैसे से ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो तो देखते नहीं क्राउड वर्क, उनको समझ में आता नहीं हो तो कुछ भी बोल देंगे जैसा उनका दिल करेगा, पापा उनको चुप कराएंगे, कहेंगे अरे भैया ऐसी होता है ऐसी होता है। हेयरिंग एड के बिना उन्हें सुनाई नहीं देता। मैं टीवी की वॉल्यूम बिना हेयरिंग एड के बिना वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट डेफ ही है, एक कान से सुनाई नहीं देता। हेयरिंग एड के साथ उन्हें अच्छे सुनाई देता है, हेयरिंग एड जाहिर सी बात है 15-20 हज़ार समथिंग, शायद महंगी, काफ़ी महंगी आती है, तो एक ही कान की हेयरिंग एड लिया, दूसरे की नहीं लिया। देखो देखो दिक्कत क्या है कि अगर वो ट्रैवल भी करते हैं ना 1-1.5 घंटा, तो उनके बॉडी में दर्दें बैठ जाती हैं, क्योंकि बहुत बुढ़े हो गए हैं। शरीर में दर्द, कमर में दर्द, जांघों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो अब आप स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाओगे, समय रहना इंडियाज गॉट टैलेंट देखने जाओ, थगे शो देखने जाओ, या नॉर्मल स्टैंड अप देखने जाओ, अब क्या होगा?
वहाँ तो सब दहाड़े मार। अब मैं टीवी की वॉल्यूम अगर हल्की सी भी, यूट्यूब मेरे टीवी में ओटीटी आता है तो मैं कुछ वीडियो लगा दिया, मान के चल लेते हैं हम सब बैठ के देख रहे हैं, तो मैंने वीडियो वॉल्यूम अगर थोड़ी सी भी ऊपर कर दी, उन्होंने हेयरिंग एड लगा ली तो कहते रहते हैं अरे आवाज़ नीचे करो, मेरे कान में दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, रिश्तेदारों के घर जाने में भी, जो हमारे रिश्तेदार हैं, बुआ हमारी रहती हैं काफ़ी दूर रहती हैं, तो ऑब्वियसली इंटर स्टेट ट्रैवल करना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है, 2-3 घंटे का ट्रैवल हो जाता है। अगर जाम है तो फिर, अगर बारिश हो रही है और जाम है तो ऑब्वियसली कितना ट्रैवल करना पड़ेगा आप समझ ही सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, हेयर मी आउट। अभी थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ा लेने से उनके कान में हो जाता है प्रॉब्लम, कहते हैं कम करो कम करो, लेकिन वैसे हेयरिंग एड के बिना तो अब वॉल्यूम ज़ाहिर सी बात है ऊंची रखनी पड़ती है। फिर हेयरिंग एड को चार्ज करने में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने हेयरिंग एड, वो फ़ोन की तरह नहीं है कि 1-1.5 घंटे में आपका मामला हो जाएगा, टाइम लगता है अच्छा खासा। और ज़्यादातर ये बुढ़े लोगों के साथ जितने भी होंगे सबके दिक्कत है, क्योंकि बुढ़े लोग ज़रूरी नहीं आपके ही हो, ज़रूरी नहीं आपके बाप का बाप हो या आपके दादाजी हो सकता है बड़े पापा, ताऊ जी, ताई जी, आपके चाचा या उनके फादर, मतलब आपके कुछ रिश्ते में लगे बट डायरेक्टली आपके पिताजी से उनका कोई लेना, हाँ मतलब वैसे वाले, वैसे भी होता है। और कई बार दादी भी होती हैं, तो ऑब्वियसली इनको ले जाना अपने आप में दिक्कत है। अब पता नहीं, इनका स्टमक भी सेंसिटिव होता है, तो आप इनको कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, पेप्सी, फिल्म हो या स्टैंड अप दिखा नहीं सकते। इनको अगर आप जैसे तैसे ले भी गए तो उनके दर्दें बैठ जाएंगी, इनसे बैठा नहीं जाएगा। उसके बाद इनको फ्रेश एयर चाहिए, कॉमेडियन ने कुछ उल्टा सीधा जोक मार दिया, बकवास कर देंगे, कुछ बकवास करी, क्राउड वर्क के नाम पे बदतमीजी करी, तो सीधा ही चुप करवा देंगे उसको। लोग कहेंगे अरे लेके जाना है, ऑडियंस कहेगी लेके जाना है, इसको क्यों बैठा लिया इसको। ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगी, लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कॉमेडी शो में तो धाड़े मार के करके लोग हंसते रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे ऐसे करेंगे वो लोग, तो ऑब्वियसली दादू को बहुत दिक्कत होगी कानों में, क्योंकि हेयरिंग एड लगा के जाएंगे, हेयरिंग एड के बिना सुनाई नहीं देगा। मैं अपने दादू के बगल में बैठा हूँ, मैं उन्हें कुछ कह रहा हूँ, वो उन्हें सुनाई नहीं देता, तो ऑब्वियसली हेयरिंग एड लगा के जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें कैच है, क्योंकि कॉमेडियन माइक पे बोलता है तो ऑब्वियसली सबको सुनाई देता है, लेकिन शायद हो सकता है मजबूरी में हेयरिंग एड लगाना पड़े। तो कभी कभार जोक समझ नहीं आएगा तो मुझे समझाना पड़ेगा उनको, अच्छा ये मतलब था इसका, तो उसको लेट समझ में आती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जब इतने ज़्यादा लोग दहाड़े मार मार के हंसेंगे, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना सबको, अरे भैया प्लीज़ आप शांत हो जाइए, अब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता ना प्लीज़ चुप कर जाइए, शांत हो जाइए। मेरे दादू हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तेज़ आवाज़ उनके कान में पड़ती है तो उनको तकलीफ होती है, तो वो कहेंगे चूतिया लेके क्यों आए हैं उनको यहाँ पे, ऑब्वियसली। और उनको पता भी नहीं है सब चीज़ें क्या होती है। दिक्कत क्या है कि वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन कॉमेडियंस, इसीलिए उनको क्रिएटर की कैटेगरी में हम नहीं रखते, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हम क्यों हो गए, क्योंकि पिक्चर घटिया आनी है कॉमेडी की, जितनी भी फिल्में हैं सारी की सारी बेकार आ रही है कॉमेडी की। हॉलीवुड की अगर कोई कॉमेडी फिल्म होगी तो भी हमको हिंदी डब में देखनी पड़ेगी, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश हम बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में अगर कोई आदमी अपने जज्बात रख रहा है तो ज़रूरी नहीं हमारे ठीक से समझ में आ जाए। कोई मोनोलॉग इंग्लिश में बोलेगा, प्यार का पंचनामा इंग्लिश में आएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कॉमेडी फिल्में बनती हैं, लेकिन अच्छी कम बनती है। धमाल 4, एस फरहाद खान जी ने कितना योगदान दिया है हम सब जानते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स को ले जा नहीं सकते। मेरे मेरे दादू को मेरी बुआ के यहाँ जाने में दिक्कत होती है, नॉट फिजिकली, मेंटली नहीं, मतलब ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। तो ऑब्वियसली बुढ़े लोगों को तो आप लेके जा नहीं सकते। फिर जब आप घर से निकलोगे तो उनके लिए अलग से डिनर बनाना पड़ेगा, पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक उनको ज़्यादा अगर खिलवा दिया तो फिर सुबह दस्त लगेंगे, पेट खराब होगा। फिर पिताजी ऑफिस में, फिर पापा कह रहे हैं अरे भैया उसका वो ब्रूफिन लेके आओ, तुम वो कॉम्बी फिल्म लेकर के आओ, पेट खराब की टीजेड लेकर के आओ, फिर मैं भाग रहा हूँ वहाँ पे। फिर मम्मी और परेशान होती हैं, फिर पूरा घर गंदा हो जाता है, कि ऑब्वियसली कई बार पैंट में कर देते हैं, अडल्ट डाइपर पहनवाना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर पेट खराब हो गया तो फिर बैंड बच जाएगा उनका। वो बार बार बाथरूम जाते रहेंगे, बाथरूम इतना गंदा है उसमें से बदबू आ रही है। तो ये बुढ़े लोगों के साथ दिक्कत होती है। ये तो उन बैचलर्स के लिए ठीक है जो अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं, कोई भी महिला मित्र, या फिर अपनी उम्र के लोगों के साथ जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ चले जाते हैं। माँ बाप भी मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप मतलब, माँ बाप से क्या मतलब है, मैक्सिमम 50 साल, मैक्सिमम 50 साल, उससे ऊपर अगर गया तो फिर मैं तो जाता ही नहीं। 54-50, और अगर 50-55 में आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं, मतलब मोटे अच्छे खासे हेल्दी हैं, ऐसा ना हो कि एकदम कांप ठिड्डी टाइप, एकदम सूखे, एकदम चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो यही वजह है कि अगर कोई भी फैमिली फिल्म आती है, कितनी भी घटिया कहानी क्यों ना हो, ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये सब फिल्में कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी और ये कॉमेडी फिल्में जा रही हैं, क्योंकि अब तो वो ज़माने चले गए कि एक ही थिएटर में 3-3 फिल्में लगी, तीनों सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली हो गई हैं। तो कुत्ते की तरह टिकट्स बिक रही हैं, ऊपर से टिकट के प्राइस भी महंगे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और ऊपर से आपको मॉल में अगर खाना है तो ऑब्वियसली बिल लंबा फटेगा, तो घर से लोग डिनर करके जाते हैं।
स्टैंड अप शो में काफ़ी हद तक थिएटर, थोड़ा बहुत थिएटर वाला सिस्टम ही रहता है, वहाँ पे तो कोई आपको ये सब देगा नहीं। और फिर उनसे पूछ लेना घुटने की दवाई खा ली थी, तो फिर उनको बताओ कि कहाँ खा ली थी, क्योंकि बाहर लोग धाड़े मार मार के हंसेंगे, तो दादा जी के कान में अगर वो आवाज़ पड़ी तो उनका तो हालत ख़राब हो जाएगी, फिर शो रुकवाना पड़ जाएगा। तो यही दिक्कत है, ये जो कॉमेडी तुम्हारी जनरेशन की है ना, सिर्फ तुम्हारी जनरेशन तक की है, बुढ़े लोग इससे कनेक्ट ही नहीं करते। और ऑब्वियसली दैट्स द ओनली रीजन कॉमेडी का डाउनफॉल हो रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस बाय द वे, अच्छा लगता है देखिए, नहीं लगता मत देखिए। पर दिक्कत क्या है कि क्यों देख रहे हैं हम, ये वो सही से आप बता नहीं पा रहे। समझ रहे हो, ये सब खाने तो वो हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पॉपकॉर्न हो गए, पेप्सी हो गई, नाचोस हो गए, इन खानों का हमें पता है। कभी कभार ये होता है कि आदमी को एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसका पता ही नहीं चलता एलर्जी है किसी चीज़ से, पता ही नहीं था। अब कुछ उल्टा सीधा खा लिया बाहर से, सुबह पेट खराब हो गया, एलर्जी हो गई अगर, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको बचपन से नहीं पता होता है। आपको पता चलता है जब कुछ ऊट पटांग खा लेते हैं, क्योंकि दाल रोटी सब्जी में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो खाओगे तो एलर्जी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे अगर मान लेते हैं एलर्जी हो गई तो क्या होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया इतने सालों में तेरे दादा को एलर्जी नहीं हुआ, अब कहाँ से हो जाएगी। इतने सालों से खाना भी तो क्या खा रहे हैं वो भी तो देखो ना, जिससे उसे ऑब्वियसली जिनसे उनको एलर्जी नहीं होती, दाल रोटी सब्जी यही खाया हमने ज़्यादातर, ऑब्वियसली तो इनसे एलर्जी नहीं हुई है, होती तो हम कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते। बाहर के खाने में दिक्कत क्या है, वैसा खाना आप रोज़ नहीं बनाते। आप ऐसा नहीं बोल सकते मम्मी को, मम्मी कुक सम नाचोस फॉर मी, फ्राई सम टॉर्टियाज, हाँ मम्मी कुक्स मी सम बारबेक्यू सॉस विद इटालियन पिज़्ज़ा, ऐसे आप मम्मी को ज़्यादातर नहीं बोला जाता। कुछ बहुत अच्छा खाने का दिल करता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, मम्मी कहती है मेरे कुकिंग का मन नहीं है, तुम बाहर चलो गए, ठीक है। और दिक्कत क्या है कि देखो खाना और टब आप खा रहे हो ना, तो मुझे उसमें एक चीज़ गड़बड़ लगती है। मेरे जो दादू हैं अगर वो खा रहे हैं पॉपकॉर्न भर भर के, ज़्यादा तो खाते नहीं, भूख एक दो रोटी में हो जाता है उनका, अगर वो खा रहे हैं तो कॉमेडियन ने अगर जोक मार दिया, अरे भैया एक दो टप खाया है, माई काइंड ऑफ पीपल तो हड़का देंगे उसको, वो नहीं सुनने वाले। वो तो यूपी और बिहार में आधी जिंदगी बिताई है उन लोगों ने, वो तो हड़का देंगे, तेरे को क्या पंचायत है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यूपी एंड बिहार, मैं बस कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कहाँ से है। यूपी बिहार के है, ब्राह्मण है, तो वो तो हड़का देंगे सीधा, भाई तेरे को क्या तकलीफ है, मैं खा रहा हूँ जबरदस्ती, काम कर अपना। तो फिर वो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगी और लोग फिर कहने लग जाएंगे बूमर स्पॉटेड एट कॉमेडियन शो। लोग तो ट्रोल करने के लिए बैठे होते हैं। देखो ट्रोल करने से कुछ गलत नहीं है, पर ये हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग मानसिकता के लोग आसपास रहते हैं, जितनी लिबर्टी ऑब्वियसली एंड वी हैव टू डील विद देम ऑल। तो कपिल शर्मा शो कितना भी घटिया क्यों ना हो, मुझे उनके लिए वही लगाना पड़ेगा, वो तो वो भी नहीं देखते, कहते बोर कर रहा है। तो उनके साथ है ऐसा, अब उनको कौन समझाए। वो कुछ नहीं करते, 90s की फिल्में लगा लेते हैं, 90s के गाने सुन लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, मोदी बीजेपी इन सब में उनको खुशी मिल जाती है, फिर हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि हम उनके लिए कुछ बना नहीं सकते। मेरा कंटेंट भी अगर मैं उनको दिखा दूंगा सो जाएंगे, या कॉमेडी शो में सो जाएंगे, उनका ऐसा ही है, मशीन निकाल के सो जाएंगे, क्योंकि कान से खून थोड़ी निकलवाना है उनके। है ना कि कोई खाना उन्होंने खा लिया, उनको एलर्जी वगैरह हो गई, कुछ कुछ हो गया तो मतलब, देखो यार अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत तो आदमी सिलेक्टिव या सेंसिटिव होता है क्या। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बताना खाली मैंने ही नोटिस किया है, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी जब देखने जाते हैं ना, कोई भी अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं जाता देखने। ज़्यादातर क्राउड वर्क में मैंने यही नोटिस किया है, क्योंकि रिलेटिव्स होते ही टॉक्सिक है, तो ऑब्वियसली क्राउड वर्क नहीं हो पाएगा। जिस आदमी के साथ मैं एक ड्राइंग रूम में नहीं बैठना चाहता, 3 घंटा मैं उसको अपने बगल में बिठा के जोक क्यों सुनूं। ज़्यादातर ये लॉजिक दिया जाता है। अब आप कह सकते हैं अरे जो कि तो सुनने हैं, कौन सा उससे बातचीत वगैरह करनी है, तो भाई ऐसा नहीं होता। रिलेटिव्स का आने की प्रथा होती है, प्रोग्राम होता है, घर में इतनी मेहमान नवाजी करो, फिर उनको टॉक्सिक रिलेटिव्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये मैंने नोटिस किया है। तो ज़्यादातर लोग अपने ही सर्कल के साथ जाते हैं। तो इट्स बेसिकली मेनली फोकस्ड ऑन जेन ज़ी एंड जेन अल्फा। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कॉमेडियन को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने 4 लाफ्टर ले लिए तो मैं तो फिर चार्ली चैपलिन का बाप हुआ। दिक्कत तब हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। मैंने जब देखा है जितने भी स्टैंड अप्स हैं, मोस्टली मैंने देखा जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ओफो मेरे से बड़ा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा अपने आप को तोप समझते हैं। उनको लगता है कि, और देन यू लुक एट द पॉडकास्ट ऑफ दैट गाय एंड देन यू रियलाइज हाउ बिग बिग हाउ एब्सोल्यूट एसहोल दैट गाय इज, क्योंकि एक नंबर की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। वरना आपको क्या लगता है ये कैसे हो सकता है कि रिएक्शन वीडियो में आदमी बस हल्का सा हंस रहा है ही, और वो स्टैंड अप शो में हा करके हंस रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली दोनों में बहुत फ़र्क होता है, लाइव देखने में काफ़ी फ़र्क होता है और घर में बैठ के देखने में काफ़ी फ़र्क होता है। एंड उसके पीछे का डिफरेंस मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। रिएक्शन वीडियो बना रहा है बहुत कम हंसता है, एकदम माइल्ड, एकदम सॉफ्ट गिगल्स, ही ताली बजाई ज़्यादा एक जोक पे,
पर जब स्टेज पे तो धम 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 उसी से सेम चीज पे सेम जोक पे धाड़े मार मार के लोग हंस रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि अगर कोई कॉमेडियन अगर कोई अपना वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करेगा तो अपना बेस्ट बिट ही अपलोड करेगा, अपना सबसे मतलब जो कहते हैं सबसे ज्यादा लाफ्टर जिस शो पे है, ये सबसे बढ़िया जो उसका शो है, उसी उसी पार्ट को, उसके सेगमेंट को सबसे ज्यादा अच्छा जिसमें लाफ है उसी को अपलोड करेगा ना। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ना, घटिया चीज तो डालेगा नहीं अपने चैनल पे, जो उसके हिसाब से उसको बेस्ट लगता है वो डालेगा। अगर उसके बाद भी ये डिफरेंस है तो देन दैट्स एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। बुढ़े लोगों के साथ या और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बुढ़े के लिए मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब जनरली बुढ़ा कह रहा हूँ। बार बार कफ बनता है, बार बार थूकने के लिए जाना पड़ता है, बार बार पेशाब का प्रॉब्लम है, बार बार उठेगा जाएगा, वो उठते हैं जाते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अपने दादू की बात नहीं कर रहा। वो बार बार उठेगा जाएगा, बार बार कफ बनता है, बार बार हाँ थूक, हम कहाँ थूकेगा अब वो। तो बार बार वो अगर टिश्यू पेपर में भी थूका तो पब्लिक लिटरिंग हो जाएगी। फिर बार बार कभी पाद मार दी जाती है, कभी बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार उनको पेशाब आता है। तो फिर वैसी दिक्कतों में हम लेके जा नहीं सकते, अडल्ट डायपर पहनवा के थोड़ी बैठाएंगे उसको। सिंपल बात है। तो ये नहीं हुआ है, रिएक्शन वीडियो देख के भी मैं जोर जोर से हंसा हूँ। ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि देखो सिंपल बात ये है कि अगर आप जेन्युइन बंदे को सब्सक्राइब करते हो, रिएक्शन वाले कई बार फेक रिएक्शन के लिए फोर्स्ड ह्यूमर और फेक लाफ देते हैं कि अगर वो नॉर्मली करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली दूसरों के साथ हंसने का एहसास लेने के लिए भी कई बार रिएक्शन वीडियो बन जाता है। मैं एक जो कॉफ के वीडियो में और रवि गुप्ता के वीडियो में रिएक्शन वीडियो वाले के साथ दहाड़े मार मार के हंसा हूँ, और जब मैंने ओरिजिनल वीडियो देखा है तब भी मैं दहाड़े मार मार के हंसा हूँ। बिकॉज हम इतने टाइम से यूट्यूब पे तो हमको पता चल जाता है कौन आदमी जेन्युइन है, कौन थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ झोला छाप टाइप लग रहा है। ऐसा ना हो कि लेटेंट जैसा कोई शो या फिर कोई ऐसा टैलेंट शो उसमें सेलिब्रिटी आते हैं वो उसकी ज़िंदगी की एक लौती सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाए और उस लेवल का फेम उसको बाद में कहीं मिले ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कॉमेडियन को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने 4 लाफ्टर ले लिए तो मैं तो फिर चार्ली चैपलिन का बाप हुआ। दिक्कत तब हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। मैंने जब देखा है जितने भी स्टैंड अप्स हैं मोस्टली मैंने देखा जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ओफो मेरे से बड़ा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा अपने आप को तोप समझते हैं। उनको लगता है कि और देन यू लुक एट द पॉडकास्ट ऑफ दैट गाय एंड देन यू रियलाइज हाउ बिग बिग हाउ एब्सोल्यूट एसहोल दैट गाय इज, क्योंकि एक नंबर की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। लोग ये भी कहेंगे अरे भाई अगर शो के जरिए कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट आगे जा रहा है तो तेरी क्यों जल रही है। देख जलवल कुछ नहीं रही है, उनको सिंपल इकोनॉमिक्स भी समझ नहीं आती। 14-15 साल अगर आपने अपनी ऐसी की तैसी कराने के बाद आपको अगर रिकॉग्निशन मिली है, रिकॉग्निशन भी कुछ नहीं मिली है वैसे देखा जाए तो, मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज के बीच में परफॉर्म करके रिकॉग्निशन मिली है, वो भी किसी वर्ल्ड क्लास टैलेंट शो के बीच में। रिकॉग्निशन मत बोलो उसको। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, एज ए यूट्यूबर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ एज ए ऑडियंस कि तुम्हारा क्या काम है। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी यही हुआ था। उसने खुद ही अपनी वो इंस्टा पोस्ट पे लिखा हुआ था, सब जगह वायरल है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो ये लोग मुझे बॉलीवुड से बैन कर देंगे, और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत पे ताला लगा दिया था, बैन कर दिया था। विच वॉज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हिज सुसाइड मर्डर जो भी whatever। तुम्हें एक काम दिया है एज ऑडियंस, तुमसे वो भी नहीं होता सही से। मैं यूट्यूबर हूँ, ऑब्वियसली मैं भी कभी ऑडियंस था। मैंने खुद कितने अपने मुंह में मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है, पर मैं जहाँ भी हेट कमेंट देखता था बिफोर बीइंग नोन एंड आफ्टर बीइंग नोन एज वेल, मैंने कितने कमेंट्स को रिपोर्ट करवाया है जो बदतमीजी से भरे हुए होते थे। तुम ही अगर टैलेंटेड आदमी को आगे नहीं लेके जाने दोगे, उसके अंदर टैलेंट था तो तुमको एज ऑडियंस उसको सपोर्ट करना चाहिए था। उसकी जगह कोई और दूसरा भी हो सकता था, ठीक है ना। तुमको बस फॉलो का बटन ही तो दबाना है। तो उसमें इतना क्या हुआ हो गया। ठीक है, हो सकता है शायद वो कंटेस्टेंट जब आया था, आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप वाले बैकेट जब आया था तब सोशल मीडिया नहीं था। पर आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसकी जगह में किसी और की भी आप बात कर लीजिए, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रणवीर कपूर हो, आमिर खान हो, सबको फेमस तुम्ही ने किया ना। तुम्ही ने किया ना एज ऑडियंस। मैं बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लोग बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, तुमको ही बोलते हैं ना। अब तुमसे एक काम दिया है तुमको, अब तुम उस वो भी सही से नहीं कर पा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके सक्सेस में तुम्हारा हाथ नहीं है। ऑब्वियसली वो पॉपुलर हो गया, वो नोन हो गया, क्योंकि देखो स्टार्स ना बॉलीवुड वालों को इसीलिए कहा जाता है कि वो स्टार की खुद अपनी लाइट होती है। तो मून भी रात में जब चमकता है तो किससे चमक रहा है, सन की रोशनी से चमक रहा है ना। तो इफ आई कैन नॉट बी अ स्टार देन आई हैव टू बी अ मून। मैं ये नहीं कहता उस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है जो लेटेंट में आके उसने डोनाल्ड ट्रंप वाली मिमिक्री की थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पर वही हो रहा है यहाँ पे स्टेज पे।
उसको दिखने के लिए भी किसी स्टार की जरूरत पड़ी, उसे पहचान अपनी बताने के लिए भी किसी मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी या मेन स्ट्रीम यूट्यूबर के शो पे आना पड़ा, वरना उसको कोई शायद उसको पहचान कभी शायद मिलती भी नहीं। तो गलती इसमें तुम्हारी भी है एज ऑडियंस की, तुमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं स्पून फीड नहीं कर सकता तुमको इतना। मैं दो चीजें मांगी है मैंने तुमसे बस, एक तो ये कि मुझे प्लीज ये मत बताना वीडियो कैसा कहाँ बनाना है, किस टॉपिक पर बनाना है, क्योंकि दिमाग मेरा, मैं इंसान हूँ कंप्यूटर नहीं, एंड आई एम एक्सट्रीमली डम। मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सी चीज़ों के लिए स्पून फीड करते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की। लेकिन और दूसरी चीज़ मेरा ये है कि अगर मैं कहीं पूछ के आपसे कुछ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे आपका साथ भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हम आपके अच्छा लाइक करके छोड़ दिया वीडियो, सब्सक्राइब करके भूल गए। ऐसे अगर मेंटेलिटी वाले आदमी हो तो उस चैनल पे मत रहो। मुझे थोड़े लोग ऐसे चाहिए जो बोल सकें। और बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ पे बोल लूंगा। तुम्हें अपने आप को फेमस करने के लिए किसी 2 टके के बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, जिसके अंदर खुद को टैलेंट नहीं है, एज जज बना रखा हुआ है, इसके खुद जो खुद साला जिसको कुछ नहीं आता, फ्रेंकली स्पीकिंग, तुम ही गालियां भर भर के देते रहते हो ना आलिया भट्ट को। और ये भी सही है, आलिया भट्ट की जब फिल्में चल रही थी तो आलिया भट्ट से बड़ा एक्ट्रेस कोई है नहीं। अरे लुक एट परफॉर्मेंस इन गंगूबाई काठियावाड़ी गाली बॉय मैन, लुक एट परफॉर्मेंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर हाईवे मैन, व्हाटएवर दिस इज मैन। बाद में पता चला जब पिक्चर ने छीनी उसने बाकियों से, तब कहने लग गए नहीं नहीं शी इज अ मीडियोकर एक्ट्रेस, जैसी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है ना। अरे मीडियोकर एक्ट्रेस है, ज्यादा कुछ आता नहीं है। सड़क आई, उसके बाद फिर अल्फा और जिगरा आई, अब सब तब से नंडी बनना चालू हो गए सोशल मीडिया पे। जो क्रिटिक्स थे पेड वाले, जो आलिया भट्ट की बहुत तारीफों के पुल बांधते थे, वो भी आलिया को गाली देने लग गए क्योंकि जिगरा आ गई। वो फ्लॉप हो गई और अल्फा का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। तो उसके बाद हर कोई ऑडियंस भी गालियां देने लगी, आलिया इज लाइक देयर यू। अरे भाई, 2 पिक्चरें फ्लॉप हो गई तो एक्ट्रेस बेकार हो गई, और एक पिक्चर हिट हो गई तो एक्टर यहाँ से यहाँ हो गया। डॉन 3 जब आ रही थी, रणवीर सिंह इतना बकवास, उसे कुछ नहीं आता। अरे डॉन साला लगता ही नहीं है कहीं से भाई, उसमें अलाउद्दीन खिलजी इतना अच्छा करा था। उसमें मेरी उसमें कौन सी पिक्चर थी, पद्मावत, महारानी पद्मावत पे एक पिक्चर बनी थी, उसमें इतना अच्छा काम किया था उसने। क्या, और उसके बाद जैसी धुरंधर पार्ट 1 है, अरे धुरंधर 1 और 2 आई, अरे रणवीर सिंह से बड़ा एक्टर कोई है नहीं है यूट्यूब। और ये जो क्रिटिक्स होते हैं, पेड रिव्यू करने वाले मूवी रिव्यूअर जो होते हैं, ये साले सब, और उनकी ऑडियंस भी, नॉर्मल ऑडियंस भी, सब सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लग गए। तो अगर ऐसे बिन पहन के तुम लोटे टाइप रहोगे ना, तो तुमको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। कि ये क्या होता है तुम्हारा समझ नहीं आता। नहीं, SRK इज जस्ट वे टू ओवर रेटेड मैन यार। तो पठान और जवान के टाइम पे कहाँ मर गए थे सब के सब। वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर के कैसे होगी। नहीं, हम तो देखने नहीं गए थे, हर आदमी यही कह रहा है कि पठान हम देखने नहीं गए थे, तो पिक्चर ने इतना कमा कैसे दिया। जितना भी ज्ञान है ना कि आदमी ये सेलिब्रिटी बकवास है, वो सेलिब्रिटी बकवास है, पिक्चर अच्छी नहीं थी, ये सारा का सारा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन पिक्चर जब ब्लॉकबस्टर हो जाती है उसके बाद दिया जाता है, और OTT भी ब्लॉकबस्टर हो जाती है तब दिया जाता है। Who watches कबीर सिंह एन एनिमल मूवी यार, नो मेक्स नो सेंस एट ऑल। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई है भाई, इतनी हिट कैसे हो गई अगर टॉक्सिक थी तो। मैं तो उसी चीज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं तो थिएटर में भी नहीं देखने गया दोनों चीजें। मैंने धुरंधर भी नहीं देखी बिकॉज मेरी दादी की बरसी थी उस दिन, ऑब्वियसली उनकी फोटो अपलोड नहीं कर सकता। मैंने धुरंधर नहीं देखी। पर मैंने देखा है रिव्यूअर के रिव्यू देखे हैं, और उसका वो देखा है मैंने, विकीपीडिया पढ़ा है, तो देख के समझ में आ रहा है हिट पिक्चर है। तो थोड़ा सोशल मीडिया बस मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा, बहुत से लोग पागल थे उस फिल्म के लिए, तो ऑब्वियसली पिक्चर हिट होगी। तो अपना भी कुछ स्टैंडर्ड रखो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि तुम जिस सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, जिसको तुम एडमायर करते हो, जिसको तुम्हारे काम अच्छा लगता है, और तुमको कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर अच्छा लगता है, वो दहाड़े मार मार के हंस रहा है, तो तुम उसको देख के हंस रहे हो या आसपास के लोगों को देख के हंस रहे हो और कह रहे हो आई कम्प्लीटली एंजॉय। तो उसमें तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं है, और वो बंदा जो हंसा रहा है उसका भी कुछ नहीं है। वो बंदा बस एक नोन लोगों के बीच में, जिनके आगे पीछे फेम पावर पैसा घूमता रहता है, उनके आगे पीछे दिख गया तो उसको उसका थोड़ा बहुत फायदा हो गया, जबकि उसको अपने टैलेंट से ही उस पोजिशन पे होना चाहिए था जहाँ आज वो है, जितना वो लेटेंट के बाद हुआ। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटे गांव खेड़े में, रिमोट एरियाज में, कस्बों में रहते हैं, जिन पे बहुत टैलेंट है, पर उनका काम सोशल मीडिया पे आता है, पर उनको उतना रीच नहीं मिलती है जबकि मिलनी चाहिए। और तुम ही लोग कमेंट करते रहते हो डैम ही इज अंडररेटेड, डैम ही इज अंडररेटेड, क्यों? शायद तुम्हें भी सेलिब्रिटी भी शायद ऐसा चाहिए तुमसे आंख में आंख मिला करके, या यूट्यूबर भी ऐसा चाहिए तुमसे बोल सके कि व्हाट द हेल वर यू गाइस डूइंग। और जाहिर सी बात है, अगर जितना सेलिब्रिटी बेवकूफ रहेगा तो उसको थोड़ा डोमिनेट करके रह सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में तो हमारी चलती नहीं है, घर में तो हमको पूछता नहीं है। तो जहां भी कोई मतलब एक होता है हेट करना, एक होता है क्रिटिसाइज करना। हेट मेरे को समझ में आता है,
बिना बात का इलॉजिकल क्रिटिसिज्म, बुढ़ा पागल हो गया, दादी गांजा फूक के आई हुई है, ये क्या है ये सब? ये कौन लिख रहा है कमेंट? ये लुक्खा आ गया आज, ये साला डबल ढोलकी है, मरवाता है चक्कों से, तो क्या लिख रहे हो तुम सब यार? क्या है ये? क्या है क्या ये? मैं तुमसे जवाब मांगना चाहता हूँ भाई। ये क्या, मैं क्या गटर बना के रखा हुआ है? क्या दे रहे हो ये? मैंने जेन्युइनली कमेंट पढ़ना भी बंद कर दिया है, मैं तो बात सुनता हूँ बंद कर देता हूँ। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग यार? थोड़ा तो रखो। तुमको कोई इसका आधा बोल के चले जाए तुम्हारा रोना निकल जाता है। हाँ, अगर कोई अगर गाली खाने लायक हरकत करे और तुम बोलो कि गाली, तो समझ में आता है। कंट्रोवर्शियल फिगर हो, के आर के टाइप्स, तो समझ में आता है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं कंसर्न से ज्यादा आई फील बैड फॉर यू एज अ ऑडियंस, क्योंकि तुम सबको ये सब झेलना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं ये ग्लैमर वगैरह से इम्प्रेस होने वाली मेरी उम्र भी जा चुकी है। उसको नेगेटिव बोलने के पैसे मिलते हैं, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। मेरा सिंपल सवाल ये है, नेगेटिव बोल के मुझे उल्टा नुकसान कितना हुआ है? अब मैं किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब नहीं कर सकता, मेरे को कौन बुलाएगा कोलैब के लिए? लोग कह देंगे हरामजादा अगेंस्ट बात करता है, ये साला नेगेटिव बात करता है, ऑडियंस को बरगला रहा है। मेरे साथ तो कोलैब करने के चांस हर एक वीडियो के साथ लगातार कम होते जा रहे हैं। मैंने किसी की माँ बहन करी इंटरनेट पे, वो मुझे बुलाएगा क्या? स्ले पॉइंट और एलविश यादव के बीच में कोलैब नहीं हो सकता, बशर्ते कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐड वगैरह, जैसा समय रैना ने करा था ना वो मुकेश खन्ना के साथ, वैसी कोई ऐड वगैरह बना दे, कोई शो वगैरह बना दे, समझ में आता। और हमारे जैसे आदमी का शो में काम नहीं, बिग बॉस वगैरह में जा नहीं सकता, ट्रैवल मेरे से होता नहीं है। हम्म। और बहुत एक गंदी चीज कर दी थी डाक्स भी करने, पता है क्या? अरे यार, इसके घर में ना कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उसने अपने दादू के बारे में बात कर दी थी, उनकी हेल्थ के बारे में। कितना गंदा आदमी, आप देख सकते हो। इसकी क्यों गांड चल रही है? कौन है बहन चोती है? अरे भाई, तुझे क्या लेन देना मैं कौन हूँ क्या हूँ? मेरी बात सुनना। मैं बहनों ही थोड़ी, और मैं क्यों अपनी प्रोफाइल लोगों को चिपका चिपका के बताता हूँ कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ? तुमको क्या करना जान के? मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ तू हेटर है दफा हो, ऐसा नहीं है। मैंने तुमको बता भी दिया मैं कौन हूँ, तो लिटरली तुम बोर हो जाओगे, तुम कहोगे इससे अच्छा नहीं जानते कौन है क्या है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे हर एक चीज के पीछे कहानी है, चैनल के नाम के पीछे कहानी, चैनल के लोगों के पीछे कहानी। तो लोगों के पीछे, नाम के पीछे, जो लोगो मेरा चैनल का है उसके, और नाम जो मैंने रखा है उसके पीछे कहानी है। मैंने ऐसे ही नहीं रख दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन ऐसे ही मजे में नहीं बोल दिया है कि मोस्ट पेसिमिस्टिक मैन ऑन अर्थ, मैंने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया। अब मैं पेसिमिस्टिक क्यों हूँ, उसके पीछे मेरा पास्ट है। अब वो मैं 3 घंटा और लगा लगा के 48 घंटे का पॉडकास्ट करके बताऊंगा क्या कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? तुम कहोगे विक्टिम खेल खेल रहा है, फिर लिखोगे सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमकाना कार्ड। समय रहना को फैंस तो मुझे जगह जगह से गालियां देंगे, कहेंगे हरामजादा बर्बाद कर रहा है। मैंने समय रहना को उल्टा कभी कुछ बोला भी नहीं था, मैंने सिर्फ डार्क ह्यूमर की माँ बहन करी थी। इसके लिए समय रहना उसका मेन फेस बन गया था, इसलिए समय रहना को यूज करना पड़ा था कि चलो मेरी बात सुन लो, डार्क ह्यूमर ये गलत है, इसलिए गलत है, ये देख लो। समझ में आया? समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो भी तुमको समझ में नहीं आया। समय रैना के फैंस मुझे गाली देंगे, एलविश यादव के फैंस मुझे गाली देंगे, और वो ट्रिगर्ड इंसान और वो मल्हान भाइयों के पूरा परिवार मुझे गालियां देगा, मेरे वीडियो उन तक पहुंच गए तो भाई मैंने तो अपना नुकसान ही करवाया है। मैंने तो मेरा मेरा तो फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है। ब्रांड, कोई ब्रांड आएगा नहीं, कहेगा पता नहीं क्या अजीब आदमी है, फिर भी बोलता रहता है, लोग कह देंगे बोर होता है, बकवास करता है। तो सोचो, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई ब्रांड डील्स नहीं है। मेरे को अगर बाकी यूट्यूबर्स के बीच में मैं चला गया, तुमको क्या लगता है वो मुझे किस तरीके से परसीव करेंगे? कहेंगे कि अच्छा हेलो, या अरे बीबी आ गया, आशीष आ गया, अरे भाई कैरी आ गया। मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर शो भी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आई विल बी डेफिनेटली बी लेफ्ट आउट। ठीक है, मैंने पाया कुछ नहीं है, मैंने बस खोया ही खोया है। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी मन करता है ग्लैमर हो, लग्जरी हो मेरे आसपास, मेरे पास लोग हो यार, मैं हैंग आउट करूँ। तो ठीक है, वो सब नसीब में नहीं था शायद, तो नहीं मिला। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे भाई एडजस्ट करना पड़ता है, लोग एडजस्ट करते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज को तो स्टैंड अप में लेकर के आते हैं, तुम अपने दादू को लाके उनको एडजस्ट नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते ना। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, लोगों की लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं है। मेरी मम्मी का बीपी क्रिटिकल है, क्रिटिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, बहुत सारे लोग कहेंगे रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ाओ कि हम जा रहे हैं इसका ख्याल रख लेना, तो ऐसा भी सच नहीं है। अगर देखो, ज़रूरी नहीं है सबके रिश्तेदार आसपास ही रहते हैं। कि टू स्टेट्स फिल्म में अमृता राव और वो अर्जुन कपूर का डायलॉग था
कि मैं दिल्ली छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आसपास रिश्तेदार वगैरह तो यहीं सब है मेरे, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है मैं चेन्नई जाना चाहता हूँ, कहती है पागल हो गया ये, बाबा जी को बुलाती हूँ, उसके ऊपर भूत चढ़ गया है उस लड़की का। तो ज़रूरी नहीं है आपके रिश्तेदार वही रहते हो जिस स्टेट में आप रहते हो, इंटर स्टेट भी होता है, समझ रहे हो? जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली टू क्या हो गया नोएडा, तो जाहिर सी बात है अब जैसे कोई दिल्ली में कहाँ रहता है, कोई जगह बताओ दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 21, तो द्वारका सेक्टर 21 से वो जाए 1 डेढ़ घंटे का ट्रैवल करके स्टैंड अप शो देखे, या फिर चलो जिस भी शो में है, और ऑब्वियसली 1 डेढ़ घंटा पहले थोड़ा रेडी वगैरह होगा, भी बच्चों को रेडी करेगा, उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटा का ड्राइव करके आना जाने में ऑब्वियस ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाएंगे नोएडा में, दिल्ली टू नोएडा जाने में एक 2 से लेके 3 घंटे के बीच में लग सकता है। तो वो करना है, फिर 3 4 घंटा मॉल में घूमना है, तो 7 घंटे बर्बाद करेगा वो अपने। और डिपेंड करता है स्टैंड अप शो कितनी देर का है, कभी कभार आधे घंटे का होता है, कोई बार 1 घंटे का होता है, कभी बार 3 घंटे का होता है, तब तक उनको वहाँ रखे फिर वहाँ से उनको लेकर के आए। तो इतने झंझट कौन क्यों पालेगा, मतलब दिल्ली टू नोएडा जाना और रिश्तेदारों को परेशान करना कि ये 3 घंटे के लिए हमारे दादाजी को रख लेंगे आप, ये तो सही नहीं लगता। मेरे रिश्तेदार उस स्टेट में है ही नहीं जहाँ मैं रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो सब इंटर स्टेट है, कोई गुजरात में है, कोई यूपी में है, कोई साला तमिलनाडु में है। अब मैं फ्लाइट लेकर के जाऊंगा और 3 घंटा दादाजी को छोड़ के वापस, लोग कहेंगे बाय रोड चला जा। अरे भाई वो बाय रोड ही जाना है, अगर मैं मान के चल लेते हैं दिल्ली में हूँ, मान के चल लेते हैं और मेरे रिश्तेदार नोएडा में है, तो दिल्ली टू नोएडा में ड्राइव करूँ और फिर वापस शो देखने जाऊँ, और फिर वापस नोएडा, घर वापस नोएडा हूँ और नोएडा से वापस उनको दिल्ली लेके जाऊँ घर, तो 4 बार का ट्रैवल हो गया। मतलब क्या क्या जरूरत है ये सब करने की? इससे बेटर ये नहीं होता कि मैं अपने रिश्तेदारों को भर के सीधा ही उनके 1 डेढ़ घंटा जितना भी ट्रैवल करना है बिना जाम के, 1 घंटा 3 घंटा का आना जाना मिला करके उनके घर में ही रुक लूँ और 3 4 घंटा वहीं बता लूँ और फिर वापस आ जाऊँ। तो ऑब्वियसली ये बात है, लोगों को लगता है कि ये दिल्ली, कोई दिल्ली में रहता है ना उसको सारे रिश्तेदार दिल्ली में होंगे, ऐसा जरूर नहीं। कोई बॉम्बे में रहता है उसके सारे रिश्तेदार बम्बई में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इंटर स्टेट शादियाँ होती हैं, कभी कभार आदमी का ट्रांसफर भी हो जाता है जॉब के चक्कर में, कभी कभार आदमी बहुत दूर रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है दिल्ली में यहाँ रहते हो तो यहाँ। अब कोई मान के चल लेता है द्वारका सेक्टर 21 में रहता है, उसको नांगलोई छोड़ना है, नांगलोई से द्वारका सेक्टर 21 ड्राइव करके जाओगे, प्रीतमपुरा है, प्रतापगढ़, हालत कहाँ खराब हो जाए, नाम बदल देना। तो ड्राइव भी आपके 70 ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा ड्राइव करके वापस छोड़ेगा कोई अपने दादू को सिर्फ एक स्टैंड अप शो के चक्कर में या एक सड़ी सी मूवी के चक्कर में? वो तो गालियां दे दे के इतने लड़ाई झगड़े, आप खुद ही सोच के देखो ना, जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल से पहले, ट्रैवल के दौरान, किसी मेहमान के आने से पहले, किसी त्योहार से पहले, त्योहार के दौरान या त्योहार के बाद में, या ट्रैवल के या मेहमान के आने से पहले, बाद में या दौरान, कितने झगड़े होते हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं 7 8 घंटे सत्यानाश करूँ एक 2 कौड़ी के शो के चक्कर में, तो फिर वो समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका 2 कौड़ी का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना कि उसके आगे सब चीज़ें 2 कौड़ी की लगेंगी।